नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। पुलिस की कार्यप्रणाली और आचरण के विरुद्ध जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों के समाधान हेतु राज्य में गठित पुलिस शिकायत प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में सभी राज्यों के पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन देश में पहली बार आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राधिकरणों को और मजबूत करने, जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और पुलिस के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सत्ता में आने के बाद पुलिस शिकायत प्राधिकरण को और मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए। हमारा ध्येय यही था कि जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए न्यायपूर्ण रास्ता अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही हमारा लक्ष्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है और इसके लिए कई कारगर कदम भी उठाए गए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के अनेक काम करते हुए हम सिस्टम में पारदर्शिता लेकर आए हैं। पुलिस सुधार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए और वित्तीय मामलों से निपटने हेतु हरियाणा राज्य एनफोर्समेंट ब्यूरो का गठन किया गया है और इसके तहत कर चोरी, बिजली चोरी, खनन चोरी या नहर पानी की चोरी इत्यादि गतिविधियों पर लगाम लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 33 महिला थाने स्थापित किए हैं और पुलिस में भी महिलाओं की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही साइबर क्राइम से निपटने के लिए अलग से साइबर थाने बनाए गए हैं और हर पुलिस थानों में साइबर डेस्क की स्थापना की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक सेवा को तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। हरियाणा में भी मिशन कर्मयोगी चलाया जा रहा है और राज्य में लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस प्रकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन एक अच्छा निर्णय है ताकि सभी राज्य अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कर सके। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा के लिए आए हैं, बैठे हैं और निश्चित रूप से सुबह से लेकर इस समय तक आपने बहुत से विषयों पर चर्चा की होगी। अपने अपने स्थानों पर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो नए नए प्रयोग हैं किए गए हैं, उन सब का आदान प्रदान भी किया गया होगा, क्योंकि ये कुछ वर्षों से ही ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री प्रकाश सिंह जी का कि हमेशा पुलिस में रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए इसके ऊपर ये सोचते रहते हैं और इनकी बातों को सुप्रीम कोर्ट तक ने बहुत सी चीज़ों पर मोहर लगाई है। बहुत अध्ययन मैंने इनके सारे विषयों पर पहले किया है। हमको एक मौका मिला इनके साथ ज्ञान विचार विमर्श का, जब यहाँ एक हरियाणा में संकट आया था, उस समय एक इंक्वायरी कमेटी भी आपकी देखरेख में उन्होंने बनाई थी। बहुत विषय ऐसे भी थे उस समय जो हमें भी हर लिए नए थे और कभी कभी तो हम असहमति भी प्रकट करते थे एक दूसरे से, लेकिन चूँकि इनका एक एक्सपर्टाइज है, हमारा तो एक्सपर्टाइज नहीं है, इनके एक्सपर्टाइज होने के नाते से इन्होंने बहुत से अच्छे विषय पुलिस के सामने हमारे यहाँ भी रखे, हम उसका लाभ भी हुआ। अब जहाँ तक पुलिस शिकायत प्राधिकरण का ये विषय आया, जिसका गठन हुआ, गठन तो हमारे आने से पहले हो गया था, लेकिन उस गठन के बाद इस प्राधिकरण को सक्रिय किया जाए कि न किया जाए, ये दुविधा उस समय थी। हमने 2014 में सत्ता संभाली थी यहाँ। बहुत से डाइवर्जेंट व्यूज़ इस बारे में थे। पुलिस की ओर से अलग मत आते थे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलग मत आते थे, जनता के लोग वो अलग प्रकार से पीड़ित होते थे, तो उनको लगता था पुलिस ही हमारी हिफाजत नहीं करे तो हम कहाँ जाएं। बातें सब सही होते हुए भी तब ये ध्यान में आया कि कोई एक ऐसा न्यायपूर्ण रास्ता ज़रूर हमको अपनाना चाहिए कि ठीक है कि 1947 में हम आज़ाद हुए। डेमोक्रेसी के अंदर लेजिस्लेचर का अपना एक काम होता है, एक्ट बनाओ, कौन सी शिकायत हो सकती है, कौन सी पीड़ा हो सकती है, कौन सा समस्या हो सकती है, उसको ठीक करने के लिए एक्ट बनाए जाते हैं। आखिर एक्ट भी तो देश की जनता में से चुने हुए लोग आते हैं, वो बनाते हैं, और कोई भी एक्ट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो परिपूर्ण होगा, कहीं ना कहीं खामियां उसमें भी रह जाती हैं। एक्ट बनते हैं, फिर उसके रूल्स बनते हैं, रूल्स में भी कभी कभी कुछ बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं। अनुभव तब आता है जब उन सबका लागू करने के बाद अनुभव आता है। अनुभव में बहुत सी चीज़ें आती थी, पुलिस की जातियाँ ध्यान में आती थी,
पीड़ित व्यक्ति से पुलिस की दूरी कितनी बनी हुई है, कितना वो दुत्कारते हैं, ये भी ध्यान में आता था। हमारे आने से पहले बहुत बड़ी शिकायत होती थी कि मेरी तो शिकायत ही दर्ज नहीं की गई, मैं चक्कर काट काट के थक गया और पुलिस जो है एफआईआर नहीं दर्ज करती। उस समय डीजीपी होते थे हमारे सिंघल साहब, यशपाल सिंघल। तो एक दिन ऐसे ही हम इकट्ठे जा रहे थे, तो लिफ्ट के अंदर हम ऊपर चढ़ रहे थे किसी फ्लोर पर। मुझे याद है लिफ्ट के अंदर ही मैंने एक वाक्य प्रयोग किया। मैं कहा डीजीपी साहब, वाक्य ये था कि यानी हम एक एफआईआर को दर्ज नहीं करते, अगेन ये अपराध है, इट बी काउंटेड एज एन ऑफेंस, नॉट टू रजिस्टर एन एफआईआर, इट बी काउंटेड एज एन ऑफेंस। तो वो कहने लगे इससे तो फिर हमारा नंबर जो है एफआईआर का बहुत बढ़ जाएगा, अपराध बहुत माना जाएगा, बढ़ गया है। मैंने कहा मुझे इससे कोई चिंता नहीं है, आपकी फिगर्स बढ़ जाए, लेकिन जो पीड़ित है वो कहता है मेरी एफआईआर करो। एफआईआर इज जस्ट अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। आपने कौन सा लिख दिया कि ये बात ठीक है कि गलत है? वो इंफॉर्मेशन दे रहा, आप लिखो, आप उसके बाद इन्वेस्टिगेट करो, प्रिलिमिनरी करो, फाइनल करो, उस समय जब मर्जी चाहे उसको उड़ा दो कि नहीं ये गलत है। किसने हाथ पकड़ा? कम से कम सामने वाला जो दुखी होकर आया है उसकी एक संतोष तो उसको हो जाएगा ना कि मेरी एफआईआर लिखी गई। और बाद में हम देखते हैं कि उन एफआईआर के बाद लोगों को ये संतुष्टि हुई कि अब हम जाएंगे। फिर हमारे यहाँ जीरो एफआईआर का सिस्टम यहाँ शुरू हुआ, और मुझे लगता है हरियाणा उसमें भी शायद सबसे पहले ही था जो हमने ये सिस्टम शुरू किया। उसके बाद बहुत सी स्टेट्स ने अडॉप्ट किया इसको कि जहाँ जाओ वहीं लिखवा दो। आपको ये नहीं कि मेरी ये टेरिटरी, ये हमारा जुडिशन है कि नहीं है, नहीं तो इसी में एक थाने से दूसरे थाने में लोग चक्कर काटते हैं। कोई दो जिलों के बॉर्डर के ऊपर कोई घटना हो गई, एक जिले में जाता है तो कहते हैं जी बॉर्डर हमारा एरिया नहीं है, दूसरे में आता नहीं हमारा एरिया नहीं है। अरे भी जिस जगह घटना हुई वहाँ तो थाना है नहीं, कोई थाना तो कहीं ना कहीं है, वहीं जाएगा आदमी। उसमें से कहा कि जहाँ भी जाए वहीं एफआईआर लिख दो, बाद में डिसाइड करना कि किसकी जुडिशन है। मेरा कहने का भाव है कि इन कानूनों के कारण से भी कई बार समस्याएं आई हैं। कई तो एक्ट ऐसे बन गए, कई धाराएं ऐसी बन गई, अब बनाने वाले बना दी। हमारा काम तो है पुलिस वालों का कि उस एक्ट के हिसाब से काम करना है। मैं उन एक्ट्स का उदाहरण तो नहीं लेता मैं, लेकिन कई ऐसी समस्याएं आती रही, बाद में उन्हीं को हमने रिफॉर्म भी किया, अमेंड भी किया। उसके कारण से पुलिस का नज़रिया भी बदला कि इस एक्ट के कारण से झूठी शिकायतें बहुत आती हैं, और उन झूठी शिकायतों के कारण से उसको हथियार मिल जाता है वो धारा का। अब उसके साथ यानी पुलिस का उसमें रोल नहीं है, पुलिस ने कंप्लेंट कर दी, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी अन्याय हो रहा है। अब ये तो निर्णय कोर्ट करेगा, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसके लिए अथॉरिटी बनी। इस अथॉरिटी में आकर के कठिन काम आपका बहुत है। यानी जिस पुलिस के जिम्मे ये काम है कि न्याय मिले, और उसी न्याय देने वाले के खिलाफ कोई न्याय मांगने आ जाए और वो निर्णय अपना करना है। अब ये बात भी ठीक है कि वो ठीक है कि गलत है। आपको जैसे एफआईआर लिखना आवश्यक है, उसकी कंप्लेंट सुनना भी आवश्यक है, चाहे पुलिस के खिलाफ ही, किसी के भी खिलाफ। अब आप लोग उसका निर्णय करते हैं। मुझे मैडम बता रही थी कि हमारे हरियाणा में लगभग 2000 के आसपास कंप्लेंट्स आई हैं ऐसी, लेकिन 50% तो वो कहते हैं हमारे दायरे में नहीं आती, वो लोग लेके आ जाते हैं। जो पीड़ित आदमी होता है उसको न्याय की इच्छा होती है, वो हर जगह टक्कर मारता है। उसको समझ नहीं है कि मुझे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आए हैं। उसके बाद भी बहुत सी झूठी निकलती हैं, बहुत सी प्रूव नहीं होती हैं। इन्वेस्टिगेशन आप भी तो करते ही हो ना, किसी भी तरीके से करते हैं, भले ही आपकी रिकमेंडेशन है, लेकिन उस रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार काम करती है। तो कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली, उसको आपने रिकमेंड भी किया, कुछ एक्शन भी हुए, हुए ना कुछ? बिल्कुल हुए सर, आपने सस्पेंड भी किए हैं सर, और मेजर पेनल्टीज भी लगाया। हाँ, तो भले कम परसेंटेज में हुए, लेकिन जनता का विश्वास तो बढ़ा कि नहीं भाई पुलिस के खिलाफ भी कोई बात करनी हो तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हम जाकर के करेंगे। अब इसमें हमने भी मतलब मल्टीपल, हमें भी काम करने का दायरा अपना बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस को भी अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है उसके लिए भी उनको प्रेरणा देनी पड़ेगी। धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जितने सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया। हमने भी हरियाणा में उसको लागू किया है।
हमारे 3.5 लाख परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। पुलिस सबसे बड़ा तो अध्यापकों का है, उसके बाद नंबर 2 पर हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं। हमने पुलिस कर्मचारियों के सामने भी रखा कि भाई क्या करना है हमें, हमारा दायित्व क्या है, पब्लिक की अपेक्षाएं हम उसके ऊपर कैसे पूरा उतर सकते हैं, इस पर पुलिस के लोगों को एक सेवक के नाते अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। यानी पुलिस अंग्रेज के टाइम पर तो शुरू की गई थी अपना रोब जमाने के लिए कि जनता में शासन जो है उसको कायम रखना है तो पुलिस की सहायता लो, उसके हाथ में डंडा पकड़ा दो, डंडा मार के ही सब करते थे। लेकिन आज हम देश स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कानून का राज है, लेकिन कहीं अगर कानून के राज में किसी व्यक्ति को तकलीफ हो जाए, उसका सुनने वाला जो है, आपके लिए वो दुधारी तलवार ये है कि एक तरफ कानून है, एक तरफ पीड़ित हो रहा है। उस समय मुझे लगता है आपको इतनी छूट तो होगी ही कि नहीं, उसका तो न्याय होना है, तो न्याय एक सैद्धांतिक तौर पर ये होना चाहिए। मैं उसमें कई बार अंतर करता हूँ, एक तरफ कानून है, एक तरफ संविधान है। कई बार संविधान की भावनाओं में और कानून के इम्प्लीमेंटेशन में भी टकराव आ जाता है। हमारे कानून के ऊपर भी संविधान है। संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं वो ऐसी जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनको जरूर ध्यान करना चाहिए। और कानून में गलत है तो उस कानून के गलती से लागू होने में भी सामने वाला व्यक्ति जिसने लागू किया है, पुलिस खास करके, उस पुलिस ने वो लागू किया है तो क्या उसने नियति ऐसी थी उसकी, या उसकी नियत ऐसी थी, या उसको नियम का पालन करना था इसलिए किया है, वो तो बंधा हुआ है। लेकिन कम से कम ये जो ऑटोनोमस बॉडी प्राधिकरण है ये बंधा हुआ नहीं है। ये पुलिस को गाइड भी कर सकते हैं कि नहीं, इसमें से ये रास्ता निकल सकता था, निकालना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। नियम पक्के पालन करने में कोई व्यक्ति गलत है या गलती से हो गया, क्या वो उसकी गलती है? ये गलती है तो वो गलती कर सकता है, यानी एक बोनाफाइड मिस्टेक। लेकिन अगर वो गलत है, उसने उसकी नियत गलत है, तो उसने गलत ढंग से भी किया होगा। हो सकता है उसने उसे मांग लिया हो कि तो मुझे 10,000 रुपये दे, तुझे छोड़ दूंगा, 10,000 रुपये तेरे पास नहीं है, तेरे खिलाफ ये काम कर दूंगा। उसको तो कलम चलनी है। उस कलम चलने के बाद जो कंप्लेनेंट है या जो आरोपी है उसके खिलाफ कुछ भी होता है। हम ये देखें कि क्या उसकी मेलाफाइड इंटेंशन है कि बोनाफाइड इंटेंशन है। मेलाफाइड है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का रिकमेंड करना ही चाहिए। बोनाफाइड मिस्टेक है तो भी उसको समझा जा सकता है, भी कोई बात नहीं, कोई गलत हो गया, उनको समझा करके खत्म करें। लेकिन कभी कभी पुलिस वाले भी कहते हैं कि देखो जी इस प्रकार का हम क्या करें, उनकी मजबूरी है, इस कानून के अंतर्गत हमारी मजबूरी है, वो उसकी स्वीकारोक्ति है। उस समय भी हमको रास्ता बीच में से निकालना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस प्राधिकरण का जो काम है बहुत आसान नहीं है, कठिन काम आपको दिया गया है। तो उस एक ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है ना, उस नाते से, उस तरीके से आपको क्या ठीक है क्या गलत है, एक रिपब्लिकन कंट्री का जो एक स्वभाव होता है वो आपको रखना चाहिए। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, इसमें अंतर रहता है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।